साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे संविधान के संदर्भ में और आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में। देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं। अपन जैसे जैसे संविधान की ओर बढ़ेंगे, यानी संविधान के प्रत्येक पार्ट की ओर बढ़ेंगे, अपने आप में हर बार जो है आपको नई विशेषता देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी जो मूल विशेषताएं हैं जिसके कारण भारतीय संविधान को दुनिया का बेहद खूबसूरत दस्तावेज कहा जाता है, क्या क्या ऐसी भारतीय संविधान में ऐसे तत्व हैं जिसके कारण में अपने आप में भारतीय संविधान विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में बेहतर है, जीवंत बना हुआ है और प्रासंगिक है, उन विशेषताओं के बारे में आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं। देखिए जरा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि संविधान की विशेषताओं में ऐसी विशेषताएं जो दूसरे देशों की तुलना में भारतीय संविधान में ही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहला ऐसा कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये हम सबको पता है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा क्यों है और इनके में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है, इनसे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहली विशेषता के बारे में बात करें, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा कैसा संविधान है? लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसको कहा जाता है? भारत के संविधान को कहा जाता है। देखिए जरा, लिखित संविधान की बात करें और सबसे बड़े संविधान की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 395 तो क्या थे? अनुच्छेद। 395 क्या थे? अनुच्छेद। इनके साथ ही भारतीय संविधान में 22 क्या थे? भाग। और 8 क्या थी? शेड्यूल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 8 क्या थी? अनुसूचियां। मैं बात कब की कर रहा हूं? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल थे। इनके अलावा 22 भाग और 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपको पता होगा कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में लगभग जो है 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। 450 से अधिक से क्या हैं? अनुच्छेद हैं, यानी उप अनुच्छेद है ना, ये आपको ध्यान में रखना। अपने संख्या की दृष्टि से देखें तो 450 से अधिक हैं, लेकिन अभी तक आर्टिकल कितने हैं? 395 ही हैं। जैसे आर्टिकल 21 में 21A जोड़ दिया गया, आर्टिकल 51 में 51A जोड़ दिया। इस प्रकार के बहुत सारे नए उप अनुच्छेद जोड़े गए जो अलग अलग समय पर अलग अलग संविधान संशोधन करके जोड़े गए। इसके बाद भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग है। कितने भाग हैं? 25 भाग है। आपको पता होगा कि मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन बाद में 7वें भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भाग 7 में किसका उल्लेख था? भाग 7 में 20 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख था। और जब राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई तो भाग को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन 4 नए उपभाग जोड़े भी गए। कौन कौन से? जैसे भाग 4A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया और कौन सा? 14A नामक नए उपभाग जोड़े गए। अर्थात कुल की संख्या कितनी होगी? 22 और 4 कितने हो गए? 26। लेकिन एक समाप्त कर दिया, कौन सा? 7वां भाग। देखिए, इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में भाग कितने? 25। देखिए जरा, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। जबकि भाग 4A, भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A यानी 14A नए उपभाग जोड़े गए। 14A नए
उपभाग जोड़े गए, नए उपभाग जोड़े गए। कुल भाग कितने हैं वर्तमान में? 25 अपन कह सकते हैं, यानी 22 प्लस 4 कितने हो गए? 26, और एक भाग को समाप्त कर दिया तो संख्या कितनी होगी? 25। भारतीय संविधान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्कोर अपन कह सकते हैं। इनके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूचियों की अपन बात करें, भारतीय संविधान की शेड्यूल की अगर अपन बात करें, अनुसूचियों की बात करें, तो पहले आपको ध्यान में रखना है मूल संविधान में, मूल संविधान की बात करें तो आपको पता होगा कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में जो है भारतीय संविधान में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 12 के संदर्भ में यानी 9, 10, 11 और 12 ये नई अनुसूचियां जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई इसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। हालांकि एक एक अनुसूची के संदर्भ में अपन आगे बात करेंगे कि प्रथम में किसका प्रावधान किया गया, लेकिन एक बार बेसिक आपको यहां पर ध्यान में होना चाहिए। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई, 9, 10, 11 और 12। देखिए जरा, 9वीं में किसका उल्लेख है? भूमि सुधार से संबंधित कानून। किसका उल्लेख है? भूमि सुधार से संबंधित कानून है। 10वीं की बात करें तो 10वीं में दल बदल से संबंधित। 11वीं की बात करें तो 11वीं में पंचायती राज के संदर्भ में प्रावधान किए गए। और 12वीं की बात करें तो 12वीं में नगरीय निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किनसे संबंधित? नगरीय निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अर्थात मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यानी वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद, इनके अलावा 25 भाग और कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब आप कहेंगे इतने ज्यादा अनुच्छेद, इतनी अनुसूचियां जोड़ने की क्या आवश्यकता रही? यानी भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण, एक विद्वान थे साथियों, आइवर जेनिंग्स, आप लोगों ने सुना होगा। आइवर जेनिंग्स ने एक कथन भी कहा था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। आइवर जेनिंग्स ने संविधान के संदर्भ में 2 किताबें भारतीय संविधान के संबंध में लिखी थी, जो महत्वपूर्ण है। कभी जीवन में मौका मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। अच्छी किताबें मैं कह सकता हूं संविधान को लेकर आइवर जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी भारतीय संविधान के संदर्भ में पुस्तकों का क्या था? प्रकाशन किया था। देखिए साथियों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय संविधान के बड़ा होने के कारण। अच्छा प्रश्न हो सकता है, भारतीय संविधान के बड़ा होने के कारण, भारतीय संविधान के बड़ा होने के कारण क्या क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण भारत का संविधान इतना बड़ा? देखिए जरा, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र। भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र, भारत का विशाल कैसा क्षेत्र? भौगोलिक क्षेत्र। आप सभी को पता है कि भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, और क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ देश है। और ऐसी स्थिति में कानून के निर्माण की भी अधिक आवश्यकता रही। यानी पूरे भारत के लिए एक संविधान है। यानी विशाल, भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र एवं संपूर्ण भारत के लिए, एवं संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान, संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान। ध्यान से सुनिएगा, भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र एवं संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान। अगर मैं बात भारत की करूं तो आपको पता होगा कि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, और इस तरफ अपन बात करें यानी पूर्वोत्तर के राज्यों से लगाकर पश्चिमी राज्यों, कितना भौगोलिक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। और पूरे भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग संविधान नहीं है। राज्यों के लिए अलग से किसी प्रकार के संविधान की आवश्यकता न है, न थी और न रहेगी। इतना शानदार संविधान का निर्माण किया गया कि संपूर्ण भारत के लिए सभी ध्यान में रखते हुए, सभी को, जैसे पूर्वोत्तर के संदर्भ में कुछ अलग प्रावधान कर दिए लेकिन वो भी संविधान में किए गए। ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर विविधता थी, जहां पर SC ST के लोग रह रहे थे, अनुसूचित क्षेत्र थे, उनके लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए, लेकिन संविधान क्या रखा? एक ही रखा। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला कारण है भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र एवं संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, तीनों स्तर की सरकारों का उल्लेख, तीनों स्तर की सरकारों का उल्लेख,
सरकारों का प्रावधान, तीनों स्तर की सरकारों का प्रावधान। अब देखिए जरा, तीनों स्तर की सरकारों के प्रावधान से क्या मतलब हुआ, यानी भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का प्रावधान किया गया है। कौन सी सरकार का? संघ सरकार का। भारतीय संविधान के भाग 6 की बात करें तो राज्य सरकार की बात की गई है। और भारतीय संविधान के भाग 9 और भारतीय संविधान के भाग 9A की बात करें तो इसमें स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में बात की गई। किन के संदर्भ में बात की गई है? स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में बात की गई है। और साथियों, भारत का संविधान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है, भारत का संविधान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जहां पर तीनों स्तर की सरकारों का उल्लेख किया गया है। तीनों स्तर का मतलब संघ सरकार में क्या क्या प्रावधान होंगे, संघ की कार्यपालिका क्या होगी, व्यवस्थापिका क्या होगी, इनका प्रावधान किया गया है। राज्यों में किस प्रकार से शासन व्यवस्था होगी, इनका प्रावधान किया गया है। और यहां तक कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में भी भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए और 73 और 74 संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के संदर्भ में और भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान भी किए गए। तो बहुत सारे ऐसे कारण। अगला कारण देखते हैं भारत का संविधान बड़ा होने का। तीसरा देखिए, सभी वर्गों हेतु संविधान में प्रावधान। सभी वर्गों हेतु संविधान में प्रावधान, इसका क्या मतलब हुआ? सभी वर्गों हेतु प्रावधान का मतलब है कि भारत के संविधान में सभी को ध्यान में रखा गया है। अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। देखिए कितनी खूबसूरत व्यवस्था है। अल्पसंख्यक जो हमारे भाई बहन थे और उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को लेकर इस प्रकार की दिक्कत थी कि क्या पता न जाने भारत में जो संविधान के अनुसार जब देश की शासन व्यवस्था का संचालन होगा तो क्या हमारे हितों का कहीं नुकसान तो न हो। उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए और उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने की क्या प्रदान की गई? स्वतंत्रता प्रदान की। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के भाई बहनों को अपनी भाषा में शिक्षा देने के लिए उन्हें शिक्षण संस्थान खोलने की भी क्या दी गई? अनुमति दी गई। और साथ ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 350 क में तो ये तक लिखा गया कि जो अल्पसंख्यक भाई हैं या अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाई और उनको कौन सी भाषा में? मातृभाषा में। ये दुनिया में बाकी किसी संविधान में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये केवल भारत के संविधान में ही मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यकों की हुकूमत को लोकतंत्र नहीं कहते हैं। लोकतंत्र बहुसंख्यकों की हुकूमत को लोकतंत्र नहीं कहते हैं। जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात होती है वही वास्तव में लोकतंत्र होता है। और उसी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए गए। यानी अल्पसंख्यकों के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि बहुसंख्यकों की हुकूमत की बजाय अल्पसंख्यकों के संरक्षण को ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण को ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। और ऐसे ही लोकतंत्र की कल्पना भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने की थी और उसी के अनुरूप भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए क्या किए गए? प्रावधान किए गए। अल्पसंख्यक ही नहीं, अल्पसंख्यक के साथ आप ध्यान में रख सकते हैं हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भाई बहन हैं। कौन से? अनुसूचित जाति और जनजाति के, इनके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए, यानी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में उन्हें क्या प्रदान किया गया? आरक्षण प्रदान किया गया। कौन सा? आर्टिकल 15 के तहत उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर आरक्षण दिया गया, जबकि आर्टिकल 16 में उन्हें लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों से संबंधित आरक्षण की उपलब्धता करवाई गई। यानी समाज के वे वर्ग जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
आर्टिकल 15 में बात करें तो आर्टिकल 15 में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर आरक्षण है। आगे अपन बात करेंगे एक एक आर्टिकल के बारे में। और आर्टिकल 16(4) जब आप देखते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ ही पिछड़े वर्ग से संबंधित सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर लोक नियोजन में क्या प्रदान किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया। यही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति को राजनीतिक आरक्षण भी प्रदान किया गया। कौन सा आरक्षण प्रदान किया गया? राजनीतिक आरक्षण भी उन्हें उपलब्ध करवाया गया। और राजनीतिक आरक्षण की बात करें तो मैं कह सकता हूं आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। अनुच्छेद 330 में लिखा गया है कि लोकसभा में, कौन सी सभा में? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान होगा। और आर्टिकल 332 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान होगा। यह है भारतीय संविधान की खूबसूरती। क्या कहा मैंने कहा संविधान या लोकतंत्र तभी प्रासंगिक बनता है, तभी लोकतंत्र अच्छा होता है जिसमें बहुसंख्यकों की हुकूमत की बजाय जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाता है, उसी को असली लोकतंत्र, और वही अपने आप एक अच्छा संविधान है। यही तो है भारतीय संविधान में। ये दुनिया के बाकी किसी दूसरे देश के संविधान में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं मिलेगी। वहां है सबके लिए एक समान कानून, सबके लिए एक समान कानून। हमारे यहाँ सबके लिए एक समान कानून तो है, लेकिन साथ ही समाज के जो पिछड़े वर्ग के जो भाई बहन हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए। ये भी अपने आप में एक भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। इनके अलावा अपन कह सकते हैं आंग्ल भारतीयों के संदर्भ में, किनके संदर्भ में? आंग्ल भारतीयों के संदर्भ में भी विशेष प्रावधान किए गए। आंग्ल भारतीयों के संदर्भ में बात करें तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333। आर्टिकल 331 की बात करें तो लोकसभा में, कौन सी सभा में? लोकसभा में दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 333 की बात करें तो राज्य की विधानसभा में एक सदस्य को, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को राज्यपाल क्या कर सकता है? मनोनीत। राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि अभी हाल ही में 104वें संविधान संशोधन, कौन से? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक आरक्षण को तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2030 तक कर दिया गया। लेकिन उसमें एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान नहीं था। जब इनका प्रावधान नहीं था तो ऐसा माना गया कि आर्टिकल 331 और 330 दोनों क्या हो गए हैं? ये निष्प्रभावी हो गए, समाप्त नहीं हुए। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गए हैं? निष्प्रभावी हो गए हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंग्लो इंडियन ही नहीं, महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(3) को जब आप देखते हैं तो 15(3) में क्या लिखा गया है? 15(3) में लिखा गया है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में जो बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो भारतीय संविधान के विश्व के सबसे बड़े संविधान के रूप में अपन कह सकते हैं। उसके पीछे कारण पता होना चाहिए। हमें यह तो पता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, क्यों है? कारण पता होना चाहिए। क्यों भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना? क्योंकि एक एक वर्ग से संबंधित भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए। और जब संख्या अधिक हो, विविधता हो और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया हो तो निश्चित तौर पर संविधान में आर्टिकल भी बढ़ेंगे और संविधान का दायरा भी क्या होगा? विस्तृत होगा। क्लियर है ना बात? इनके अलावा मैं कह सकता हूं नागरिकों के लिए अधिकार है, आगे अपन बात करेंगे। बड़े होने के कारण के बारे में बात करें हैं। राज्य के कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के क्या कर्तव्य रहेंगे देश के प्रति, समाज के प्रति, वो भी भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहली विशेषता कौन सी? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। और भारत का संविधान बड़े होने के क्या कारण हैं इसके बारे में भी अपने बात कर चुके हैं।
दूसरी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी विशेषता क्या है? नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। अनम्यता का मिश्रण, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। इसका क्या मतलब हुआ? कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, इसका क्या मतलब हुआ कि भारत का संविधान एक तरफ से कठोर और दूसरी तरफ से आपके लचीला, ऐसा नहीं है। कठोर एवं लचीलेपन के मिश्रण का मतलब ये होता है कि भारत के संविधान के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी जो संशोधन करने की जो विधि है, वो दोनों को स्वीकार किया गया है। यानी कुछ अमेंडमेंट साधारण विधि के द्वारा होंगे, कुछ अमेंडमेंट विशेष विधि के देने विशेष बहुमत से होंगे, और कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से होंगे। जबकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन के संविधान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महिला को पुरुष बनाने के अलावा बाकी सारे जो हैं ये परिवर्तन किए जा सकते हैं ब्रिटेन के संविधान में। यानी ब्रिटेन का संविधान इतना लचीला है कि वहां पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिल्कुल इजीली हो जाता है। दूसरी ओर किसकी बात करें? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि उसमें अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आसानी से वहां पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं होता है। भारत के संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने दोनों रूपों को स्वीकार किया। कुछ संविधान में संशोधन साधारण विधि से होंगे, कुछ संविधान में संशोधन विशेष बहुमत से होंगे, और कुछ जो है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति लेनी होगी। ये अपने आप में भारतीय संविधान की क्या है? एक खूबसूरती। देखिए जरा, कठोर एवं किनका मिश्रण? लचीलेपन का मिश्रण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की विधि, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की विधि कठोर एवं लचीले दोनों रूपों को स्वीकार किया गया। लचीले दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। कौन कौन से? कठोर एवं लचीले दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। कुछ परिवर्तन साधारण बहुमत से होंगे। एक बार मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो साधारण बहुमत से, कौन से विशेष बहुमत से, और कौन से विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रिया है। एक तो साधारण बहुमत से, दूसरी कौन सी? विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति के द्वारा संविधान संशोधन। लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में जहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है, वहां पर 2 प्रकार के संविधान संशोधन की बात की गई है। एक तो विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति के द्वारा संविधान संशोधन। मैंने कहा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक तो साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? संसद के द्वारा साधारण बहुमत, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो है साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1 सदस्य। दूसरा, कुछ संशोधन जो है ये कौन से बहुमत से होते हैं? विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। तीसरा देखिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। अब देखिए जरा कौन कौन से अमेंडमेंट हैं। अगर भारत में नए राज्य का गठन करना है, नए राज्य का क्या करना है? गठन करना है। दूसरा देखिए, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है।
राज्य की सीमा या राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा या राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, या फिर अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है। आगे अपन पढ़ेंगे एक एक के बारे में, केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं। विधान परिषद, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है या उस राज्य में विधान परिषद की क्या करनी है, समाप्ति करनी है। कौन से बहुमत के द्वारा होंगे, साधारण बहुमत के द्वारा। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा होते हैं, और विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से होते हैं देखिए जरा। अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, भारतीय संविधान के जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई परिवर्तन करना है, वो कौन सी विधि से होंगे, विशेष बहुमत के द्वारा। और तीसरे ऐसे कुछ परिवर्तन जो न तो साधारण विधि से होंगे और न ही विशेष विधि से, और इसमें राज्यों से भी क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, उस विधानमंडल से भी अनुमति लेनी आवश्यक होगी। ऐसे कौन से विषय, तो ऐसे वो विषय जो संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए हैं, यानी केंद्र के साथ साथ जिसमें राज्यों के हित भी निहित हो। ऐसे परिवर्तन में हमेशा कौन सी विधि अपनाई जाएगी, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। जैसे मैं बात करूं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, विषयों का बंटवारा, यानी ऐसे विषय जिस पर कानून संघ सरकार बनेगी, राज्य सरकार बनेगी और समवर्ती विषय जो दे रखे हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो ऐसा परिवर्तन कौन से बहुमत के द्वारा होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। एक एग्जांपल और बता रहा हूं, देखिए जरा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना है तो कौन से बहुमत से होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। ये अपने आप में भारतीय संविधान की क्या है, एक खूबसूरती है। ये विश्व के दूसरे किसी देश में ऐसा संविधान नहीं है। अमेंडमेंट कर सकते हैं, या तो कठोर विधि होगी या फिर लचीली। भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, कुछ साधारण बहुमत के द्वारा होंगे, कुछ विशेष बहुमत के द्वारा होंगे, और कुछ जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। ये है भारतीय संविधान की खूबसूरती। तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो तीसरी विशेषता आपको ध्यान में रखना है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में आपको पता होगा कि जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारत के सामने 2 विकल्प थे। संविधान सभा के सामने कितने विकल्प थे, 2 विकल्प थे। कौन कौन से, या तो ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया जाए, या फिर अपन कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाए। कितने विकल्प थे, 2 विकल्प। कौन कौन से, या तो जो है ब्रिटेन की तरह, किन की तरह, ब्रिटेन की तरह कौन सी शासन प्रणाली को अपना लिया जाए, संसदीय, और या फिर अमेरिका की तरह कौन सी शासन प्रणाली को अपना लिया जाए, अध्यक्षात्मक। या तो ब्रिटेन की तरह जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया जाए, या फिर अमेरिका की तरह कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया जाए। संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि हम जिस प्रणाली से परिचित हैं उसी को अपनाएंगे। और कौन सी प्रणाली से परिचित थे, संसदीय शासन प्रणाली से। और भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। क्या होती है संसदीय शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो यहां पर पहले आपको ध्यान में रखना है, भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा संसदीय शासन प्रणाली में होती है दोहरी कार्यपालिका। कैसी कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का क्या मतलब हुआ, दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी कौन सी, वास्तविक कार्यपालिका।
एक तो नाम मात्र की और दूसरी कौन सी, वास्तविक। जैसे ब्रिटेन में राजा और रानी जो हैं वो कौन सी, नाम मात्र की। उसी प्रकार भारत में कौन है, तो भारत में केंद्र में तो कौन है, राष्ट्रपति। केंद्र में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। और राज्य में कौन रहेगा, राज्यपाल। राज्य में कौन रहेगा, राज्यपाल। उसी प्रकार वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो है ये केंद्र में कौन होता है, प्रधानमंत्री। और राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री। यही दोहरी कार्यपालिका होगी केंद्र में भी और राज्यों में भी। केंद्र में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। राज्य में कौन होगा, राज्यपाल होगा। केंद्र में वास्तविक, यानी वास्तविक का मतलब है जिसमें सारी शक्तियां किस में नीत रहेगी, प्रधानमंत्री में। लेकिन देश के सारे जो शासन संबंधी कार्य किन के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किस में नीत होगी, मुख्यमंत्री में। लेकिन सारे राज्य के काम किन के नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ये है संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, दोहरी कार्यपालिका। दूसरी बात करें, दूसरी आपको ध्यान में रखना है कि व्यवस्थापिका या फिर अपन यूं कहें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य सामंजस्य। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य सामंजस्य। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ताकतवर होता है। वहां पर सरकार के जो तीनों अंग है, कौन कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, वहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावी होता है। भारत के सामने दो विकल्प थे, या तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए और ब्रिटेन अपने अमेरिका की तर्ज पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाए, या फिर संसदीय शासन प्रणाली में सहयोग एवं सामंजस्य की नीति को अपनाया जाए। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया और इसमें सहयोग एवं सामंजस्य की नीति को अपनाया। देखिए जरा कैसे होता है सहयोग एवं सामंजस्य। यहाँ पर कौन होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में शामिल होता है संसद। और कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में होता है कौन, राष्ट्रपति। इनके अलावा अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री। और इनके अलावा मुख्य तौर पर कौन होगा, ये मंत्रिपरिषद। ठीक है, यहाँ संसद होगी। संसद का मतलब होगा कि संसद में आपके राष्ट्रपति भी आएगा, इनके अलावा राज्यसभा भी होगी और इनके अलावा लोकसभा भी होगी। क्या होगी, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए जरा, कानून का निर्माण कौन करती है, तो कानूनों का निर्माण कौन करती है, व्यवस्थापिका। कानूनों को लागू कौन करती है, कानूनों को लागू कौन करती है, कार्यपालिका। पहली विशेषता देखिए, मैंने कहा ना सामंजस्य के काम कर रहे हैं, सहयोग एवं सामंजस्य की नीति होगी। और सहयोग और सामंजस्य की नीति होने का मतलब है देश में कानूनों का निर्माण कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। और उसको लागू कौन करेगी, देश में कानूनों का निर्माण कौन करेगी, व्यवस्थापिका करेगी। और उनको लागू कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। सहयोग एवं सामंजस्य के बिना यह संभव नहीं है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का भी अंग है और राष्ट्रपति जो है व्यवस्थापिका का भी अंग है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य किसके रूप में कार्य करता है, कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भी क्या है, अंग है। अगला ध्यान से सुनिएगा, ये राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन ले रहे हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य। कौन ले रहे हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य। और संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब कार्यपालिका के, और यहां भाग कौन ले रहे हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य। ये अपने आप में क्या है, हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन मैंने कहा यहां पर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य क्या होता है, सामंजस्य होता है। किनके, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और भाग कौन ले रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति को हटाना है और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं। और राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, तो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं संसद के सदस्य, संसद के सदस्य।
अब देखिए जरा, संसद के सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं लेते। राष्ट्रपति को हटाना है, हटाने के लिए भाग कौन लेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। यही नहीं, अगला देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किनका? कार्यपालिका के सदस्य हैं। और प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना क्या होता है? आवश्यक होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो हैं ये कार्यपालिका के अंग होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए क्या संसद का सदस्य होना आवश्यक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के गर्भ में जन्म लेती है। यानी अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में शामिल होना है, प्रधानमंत्री बनना है या मंत्रिपरिषद में शामिल होना है, तो भाई साहब पहले जो है ये लोकसभा या राज्यसभा का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं तो आप न प्रधानमंत्री बन सकते हैं और न ही मंत्री बन सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन पे बन सकते हैं, और वो क्या है कि 6 माह के भीतर आप संसद के किसी एक सदन की क्या लेनी होगी? सदस्यता लेनी होगी। अगर 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ले लेते हैं तो उसके बाद में जो है या मंत्री बने रहेंगे, नहीं तो 6 माह के भीतर क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर है ना बात? अगली एक और बात करता हूं, इसी संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में ही वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। संसदीय शासन प्रणाली हालांकि अपन अलग से पढ़ेंगे पूरा, लेकिन यहां पर विशेषताओं के संदर्भ में भी आपको यह ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखेंगे? वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था का क्या मतलब है? यह केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही संभव है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक सरकार का मतलब है, आप सभी को पता है कि केंद्र में सरकार उन्हीं की बनेगी जिनका लोकसभा में क्या होगा? बहुमत। जिनका लोकसभा में क्या होगा? बहुमत होगा। वही देश का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री, और उसी की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। यानी लोकसभा की सीटें कितनी है? 543, और 543 में से बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 272। 272 जिस राजनीतिक दल के पास है उसी का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपको पता है कि कई बार जो है बहुमत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या दे देता है? त्यागपत्र दे देता है। अब यहां पर जैसे प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं, ठीक है। और बीजेपी के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया कार्यकाल से पूर्व। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, और कार्यकाल से पूर्व प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहां पर दूसरा कोई राजनीतिक दल इस बात का दावा करे कि हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं और हमारे पास क्या है? बहुमत है। ऐसी स्थिति में उस विपक्षी दल को भी या फिर उस दल को भी सरकार बनाने का क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा। लोकसभा भंग नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, 1977 में चुनाव हुए और 1977 में देश के प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। कौन बने? मोरारजी देसाई। और देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे 2। कौन कौन? एक तो चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद दूसरे कौन बने थे? तो आप ध्यान में रखना है, जगजीवन राम। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ? चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो मोरारजी देसाई ने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? मोरारजी देसाई ने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र दे दिया तो ऐसा नहीं है लोकसभा भंग हो जाएगी, नहीं। चौधरी चरण सिंह ने यह दावा किया कि मेरे पास बहुमत है और मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। तो राष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हालांकि बाद में ये भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे और उसके बाद में लोकसभा भंग की गई। लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान में रखनी है, और वो क्या है? अपन बात कर रहे हैं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होगी, और वैकल्पिक सरकार का मतलब है तब तक लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता जब तक कोई भी दल इस बात का दावा नहीं करे कि हम सरकार बनाने में असफल, यानी सारे के सारे कह दे कि हमारे पास किसी के पास बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में ही लोकसभा भंग होगी। जब तक कोई एक राजनीतिक दल कहे कि मेरे पास बहुमत है, उन सभी को जो है ये सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं?
संसदीय शासन प्रणाली। ये विशेषता देखी ब्रिटेन के संविधान में, तो भारत के लोगों ने भी कहा कि ये जो है हमारे लिए सही है। भारत की परिस्थिति के अनुसार, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, भारत के लोगों में, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली थोड़ी सी अपन कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर हैं, या फिर जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जो ज़्यादा जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके लिए, हालांकि भारत के लोग भी बुद्धिजीवी से कम नहीं हैं, अपन भी न जाने विश्व के कौन कौन से देशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत के संदर्भ में तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपने लिए एकदम नई थी। अपने लिए नई इसलिए थी क्योंकि ब्रिटेन के जो अपन कह सकते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन कर रहे थे, और धीरे धीरे उनके द्वारा जो ब्रिटेन की संसद में पारित करके जो कानून आए थे, भले ही 1909 का अधिनियम हो, 1919 का अधिनियम हो, 1935 का अधिनियम हो, उसमें कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व भारत में हो चुकी थी। संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व भारत में हो चुकी थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कौन सी संसदीय शासन प्रणाली को क्या स्वीकार किया। हालांकि अलग से अपन पूरी संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ेंगे, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान में होना चाहिए, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, क्लियर है ना। संसदीय शासन प्रणाली में उच्च सदन हमेशा भंग होता है। उच्च सदन का मतलब भारत में राज्यसभा है, तो राज्यसभा हमेशा क्या होगी, उच्च सदन हमेशा क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, जबकि निम्न सदन हमेशा क्या रहेगा, भंग होगा। निम्न सदन का मतलब लोकसभा हमेशा क्या होगी, भंग होगी। निम्न सदन में जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी राजनीतिक दल के नेता को क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या रहेगा, सामंजस्य रहेगा। वैकल्पिक सरकार की क्या रहेगी, व्यवस्था रहेगी। ये सारी विशेषताएं किस में हैं, संसदीय शासन प्रणाली में है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगली विशेषता देखते हैं जरा, भारत की संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करें तो अगली विशेषता आपको ध्यान में रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य। एक एक शब्द के बारे में बात करेंगे। पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत क्या है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य है। सबसे पहले बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ, किसके संदर्भ में बात करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए भारत 15 अगस्त 1947 से पूर्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब बना, 15 अगस्त 1947 के बाद बना। 15 अगस्त को ऐसी क्या मिल गई थी, हमें मिल गई थी स्वतंत्रता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है वह देश जो आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, कौन से मामलों में, आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र, आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उसको क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आंतरिक मामले कौन से, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, या फिर धार्मिक हो गया। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये कैसे मामले हैं, आंतरिक मामले। और बाह्य मामलों की बात करें तो अपन कह सकते हैं भारत की विदेश नीति, भारत की कैसी नीति, विदेश नीति। और दूसरा आप कह सकते हैं विदेशी देशों के साथ भारत के संबंध, विदेशी देशों के साथ भारत के संबंध, यानी भारत की विदेश नीति। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था, क्योंकि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं था। और आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र इसलिए था क्योंकि भारत की विदेश नीति और आंतरिक मामलों दोनों में ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जाता था, हस्तक्षेप किया जाता था। अब जब भारत आज़ाद हो गया, भारत में संविधान के निर्माण की बात आई, तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि आंतरिक और बाह्य निर्णय किसी भी दूसरे देश से प्रभावित हुए बिना, ध्यान से सुनिएगा, आंतरिक एवं बाह्य मामले
किसी भी दूसरे देश से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से लिए जाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारतीय कैसा राष्ट्र है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता जैसे शब्द जो हैं ये भारतीय संविधान की प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना में उल्लेखित भी किए गए हैं। अपने को पता होना चाहिए कि कौन से शब्द कहां पर उल्लेखित किए गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता जैसे शब्द भारतीय संविधान की प्रियम्बल में उल्लेखित भी किए गए हैं। दूसरा देखिए जरा, दूसरा मैंने कहा भारत कैसा राज्य होगा? समाजवादी, समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य का क्या मतलब है? ये भारतीय संविधान में अपने आप में बेहद खूबसूरत विशेषता है। समाजवादी, देखिए समाजवाद की बात करें तो समाजवाद का मतलब होता है उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। समाजवाद का क्या मतलब होता है? उत्पादन किसके संदर्भ में? उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर कैसा स्वामित्व? सार्वजनिक स्वामित्व होता है। उसी को अपन कौन सा राज्य बोलते हैं? समाजवादी राज्य बोलते हैं। यानी सरकार के जितने भी उत्पादन एवं वितरण के साधन होंगे इन पर सार्वजनिक नियंत्रण होगा, सार्वजनिक स्वामित्व होगा, यानी सरकार के नियंत्रण में होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी राज्य की कल्पना की गई थी ताकि कमजोर वर्ग के लोग जो हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, अमीर ज़्यादा अमीर नहीं हो और गरीब ज़्यादा गरीब नहीं हो, और बीच में आपस में क्या बना रहे? सामंजस्य बना रहे। अगर समाजवाद की बात करें तो भारत में जो सोवियत संघ रूस वाला समाजवाद नहीं है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, भारत में कौन से समाजवाद को स्वीकार किया गया है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में मिश्रित या भारतीय समाजवाद को अपन क्या कह सकते हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया। मिश्रित या लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया है। मिश्रित या लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया है। मिश्रित या लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। और मिश्रित और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक सहअस्तित्व। क्या मतलब होगा? कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ में निजी सहअस्तित्व की स्वीकार्यता, निजी सहअस्तित्व की स्वीकार्यता। यानी सार्वजनिक भी होगा लेकिन साथ में निजी सहभागिता को भी क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? समाजवादी इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित या कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। हालांकि बाद में जो है 1991 में, यानी 1991 में जो मॉडल आया जिसको अपन बोलते हैं एलपीजी मॉडल। कौन सा मॉडल? एलपीजी मॉडल, जिसमें अपन कह सकते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जब बढ़ावा दिया गया, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को जब बढ़ावा दिया गया तो भारत में जो ये समाजवाद जो है ये धीरे धीरे क्या हो गया है? अप्रासंगिक हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता वर्तमान में अप्रासंगिक होती जा रही है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता वर्तमान में अप्रासंगिक होती जा रही हैं? आपको ध्यान में रखना है समाजवादी विशेषता। क्यों? क्योंकि आज शुरुआत अपने कर दी थी 1991 में, जिसे अपन राव मनमोहन मॉडल कहते हैं। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक था, लेकिन वर्तमान की सरकारें क्या कर रही हैं? सार्वजनिक की बजाय किसकी ओर बढ़ रही हैं? निजी जो क्षेत्र हैं इसको ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, जिसके कारण जो है ये समाजवाद की कल्पना धीरे धीरे क्या होती जा रही है? अप्रासंगिक होती जा रही हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता है कि भारत एक कैसा राज्य होगा? पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। कैसा राज्य होगा? पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। और पंथ निरपेक्ष राज्य होने का मतलब है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। सेकुलर जैसे शब्द भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में लिखे गए, सेकुलर जैसे शब्द भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में लिखे गए, और बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना में भी कौन सा शब्द उल्लेखित किया गया? पंथ निरपेक्ष शब्द उल्लेखित किया गया। तो भारतीय कैसा राज्य होगा?
पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों के प्रति एक समान नीति को अपनाया जाएगा। न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित किया जाएगा। सभी धर्मों के प्रति एक समान नीति होगी। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होगा कि भारत धर्म का विरोधी होगा। धर्म का विरोधी नहीं है। सभी धर्मों के प्रति कैसी नीति है? एक समान नीति है। अर्थात भारत कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए जरा पंथ निरपेक्ष राज्य के संदर्भ में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इनका उल्लेख कहां है। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में कौन सा शब्द उल्लेखित किया गया है? सेकुलर। और दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं प्रस्तावना में। अब देखिए जरा पंथ निरपेक्षता का मतलब है भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों के प्रति एक समान नीति को अपनाया जाएगा। सभी धर्मों के प्रति एक समान नीति को अपनाया जाएगा। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा, न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा और न ही किसी धर्म को क्या किया जाएगा? हतोत्साहित किया जाएगा। हतोत्साहित किया जाएगा। सभी धर्मों के प्रति कैसी नीति होगी? एक समान नीति होगी। और इसमें आपको एक बात और ये ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी मतलब है, इसका यह कतई अर्थ नहीं होगा, इसका यह कतई अर्थ नहीं होगा कि भारत धर्म का विरोधी होगा, कि भारत धर्म का विरोधी होगा। भारत धर्म का विरोधी होगा। भारत धर्म का विरोधी नहीं है। सभी धर्मों के प्रति कैसी नीति है? एक समान नीति को अपनाया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो भारत कैसा राज्य होगा? भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। कैसा राज्य होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। यह भी भारतीय संविधान की एक क्या है? विशेषता है। अगली विशेषता देखते हैं जरा, और क्या है भारतीय संविधान की विशेषताओं में। अगली विशेषता की बात करें तो एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। एकल नागरिकता देखिए जरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम तक, यानी असम से लगाकर आपके जैसलमेर राजस्थान तक और कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक एकल नागरिकता होगी। यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान किया गया है। राज्यों की अलग नागरिकता होगी और फिर केंद्र की अलग नागरिकता होगी। भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता जैसे प्रावधानों को होना संविधान में बेहद ज्यादा आवश्यक है। हमें जब भी कोई पूछा जाए कि आप कहाँ के निवासी हो, ठीक है, यहाँ नहीं, भारत से बाहर जब कभी जाएंगे ना, घूमने के लिए जाएंगे ही जाएंगे, बिजनेस के लिए जाएंगे, तो वहां पर अगर आपसे कोई पूछेंगे कि कहाँ के हो, तो वहां पर राज्य का नाम नहीं लेते, वहां कहाँ का नाम लेते हैं? हम भारत के निवासी हैं। ये अपने आप में क्या है? देश की एकता और अखंडता को जोड़ने की बात हो रही है। जबकि अपन बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहां के नागरिक पहले अपने राज्य की नागरिकता को बताएंगे कि हम फला उस राज्य के निवासी हैं, और अच्छा कि वो यूएसए में, हाँ वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत के संविधान सभा के सदस्य जो हैं ये कितने दूरदर्शी थे, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश की एकता और अखंडता और बंधुत्व जैसी बातों को सुनिश्चित करने के लिए एकल नागरिकता का होना बेहद ज्यादा आवश्यक है, जिससे लोगों में आपस में एकता बनी रहेगी, बंधुत्व बना रहेगा और देश क्या रहेगा? अखंड रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, एकल नागरिकता जैसे प्रावधान, यानी भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है।
एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता होने का मतलब है कि वहां पर पहले जो है ये राज्य की नागरिकता है और उसके बाद में किसकी नागरिकता है? संघ की नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता ही होगी, राज्यों के लिए अलग से किसी प्रकार की नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया। इससे क्या होगा? इससे देश की एकता, अखंडता एवं बंधुत्व की भावना, एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना क्या होगी? सुनिश्चित होगी। एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना क्या होगी? सुनिश्चित होगी। इस बात को भी आपको ध्यान में, यह भी भारतीय संविधान की क्या एक विशेषता है। अगली विशेषता देखिए जरा। अगली विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि भारत में एक आयु निश्चित कर दी गई। उस आयु से अधिक जो भी नागरिक रहेंगे और जिनका निर्वाचन नामावली में नाम होगा, उन सभी को मत देने का क्या होगा? अधिकार होगा। ध्यान से सुनिएगा। एक तो है वयस्क नागरिक, एक तो है वयस्क नागरिक और एक क्या है? वयस्क मतदाता। दोनों अलग अलग हैं। वयस्क नागरिक अलग हैं और वयस्क मतदाता अलग हैं। वयस्क नागरिक का क्या मतलब हुआ? वे नागरिक जिनकी उम्र वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वो तो वयस्क नागरिक हैं। लेकिन वे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हैं और साथ में मतदाता सूची में नाम है, मतदाता सूची में क्या है? नाम है, ऐसे नागरिक क्या कहलाएंगे? वयस्क मतदाता कहलाएंगे। लेकिन ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है लेकिन अभी तक उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, वो वयस्क नागरिक कहलाएंगे, वयस्क मतदाता नहीं कहलाएंगे। पेपर सेटर एक बिंदु से आपका प्रश्न गलत करवा सकते हैं। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि वयस्क नागरिक किसको कहेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, वयस्क नागरिक उनको कहेंगे भारत में जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हैं, वो वयस्क नागरिक होंगे। और वयस्क मतदाता किसको कहेंगे? वे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हैं और जिनका मतदाता सूची में क्या है? नाम है, उनको क्या कहेंगे? अपन वयस्क मतदाता कहेंगे। पहले भारत में वयस्क मतदाता की उम्र जो है कितनी वर्ष तय कर रखी थी? 21 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन, कौन से? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अतः वर्तमान में जो है वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, जो कब की गई? 1989 में की गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए साथियों, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में बात करें और वयस्क मतदाता, आप सभी को पता है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और एक लोकतंत्र का मतलब होता है वह शासन प्रणाली जिसमें जनता की क्या हो? भागीदारी हो। और जनता की भागीदारी तभी होगी जब जनता को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। और जब जनता को क्या करने का अधिकार दिया जाएगा? जनता को जो है वोट डालने के साथ साथ चुनाव में इलेक्शन लड़ने, यानी चुनाव में खड़े होने उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का भी क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। तभी जो है इसे अपन लोकतंत्र कहते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार भी दिया गया और इसमें यह भी है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, वयस्क मतदाता जो मताधिकार है इसमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हैं, उन सभी को बिना किसी भेदभाव के निर्वाचन नामावली में नाम उनका जोड़ा जाएगा और उनको वोट देने का क्या दिया जाएगा? अधिकार दिया जाएगा। विश्व के बहुत सारे देशों में
वयस्क मताधिकार के लिए अलग अलग श्रेणियां बना रखी हैं। श्रेणियों का मतलब है कि वहां पर महिलाओं को कई जगह वोट डालने का अधिकार नहीं है, कई जगह क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो रहा है, कई जगह जन्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। भारत के संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने कहा सबके लिए एक समान अधिकार होंगे। वयस्क मताधिकार है, और वयस्क मताधिकार का मतलब पहले इसमें आयु 21 वर्ष तय कर रखी थी। जिनकी आयु 21 वर्ष होगी उन सबको वोट डालने का अधिकार होगा, भले ही वो कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो, कौन से क्षेत्र से हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे बाद में आवश्यकता महसूस हुई तो इसमें परिवर्तन किया गया, 21 वर्ष की बजाय कितने वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष। अब वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी वर्ष की गई है, 18 वर्ष। ये अमिटमेंट ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वां संविधान संशोधन, और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। तो संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, संविधान की कुछ विशेषताएं, 5-6 विशेषताओं के बारे में अपने आज बात की। नेक्स्ट अपन और खूब सारी विशेषताएं हैं और इसी प्रकार की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे और जानेंगे, लेकिन वो कब, अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।